दोस्तों आज की शानदार क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है कार्यालय आदेश। इंग्लिश में इस टॉपिक को बोला जाता है ऑफिशियल ऑर्डर। ठीक है, कार्यालय आदेश। अब ये कार्यालय आदेश होता क्या है? देखो, अब तक हमने जो चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे सरकारी पत्र क्या होता है, शासकीय पत्र क्या होता है, अर्ध शासकीय पत्र क्या होता है, कार्यालय आदेश अभी हम पढ़ने वाले हैं। इन सभी चीज़ों में आप देखोगे कि छोटा छोटा डिफरेंस है और उसी डिफरेंस को समझने की बात है। अदरवाइज जिस समय मैं आपको ये पत्राचार का पूरा टॉपिक कवर करा चुका हूँगा, उस समय आप देखोगे कि सब कुछ पढ़ने के बाद में आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हर एक चीज़ का मतलब क्या होता है और सबके प्रारूप में डिफरेंस क्या होता है। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कार्यालय आदेश। कार्यालय आदेश क्या होता है? मान लो कोई एक ऑफिस है, कोई एक डिपार्टमेंट है, स्वास्थ्य विभाग है, मान लो एक स्वास्थ्य विभाग है। तो स्वास्थ्य विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा या कोई वरिष्ठ अधिकारी होगा, और ये मान लो वरिष्ठ अधिकारी है और उसके उस विभाग में छोटे बड़े और भी कई अधिकारी हैं। अब कोई इन्फॉर्मेशन पूरे डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों तक अगर पहुंचाना है तो उसके लिए लिखा जाता है ऑफिशियल ऑर्डर, यानी कि कार्यालय आदेश। यानी कि ये जो बड़ा ऑफिसर है ये एक ऑफिशियल ऑर्डर लिखेगा और ऐसी जानकारी जो उस विभाग के सभी अधिकारियों तक पहुंचाना है कि सारे अधिकारियों, छोटे बड़े सभी कर्मचारियों तक उस बात को पहुंचाया जाए, तो उसके लिए ये वरिष्ठ अधिकारी एक ऑफिशियल ऑर्डर लिखेगा और वो ऑफिशियल ऑर्डर सबके पास में चला जाएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ऑफिशियल ऑर्डर जो है एक वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा अपने कर्मचारियों को के लिए लिखा जाता है। अब इस टॉपिक में भी आपको एक और चीज़ समझने की बात है कि जैसे ही हम लोग कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन कितने टाइप के बनेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है वो मैंने आपको बताया था कि 2 ही टाइप के बनेंगे। पहली चीज़ तो ये कि पूछा जाएगा कि बताओ कार्यालय आदेश होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करिए, इसका प्रारूप लिखिए। और दूसरी चीज़ पूछी जाएगी कि आपसे क्या करेगा, पूरा इसका फॉर्मेट, मतलब एक रियल टाइम सिचुएशन आपको दे दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप एक कार्यालय गैप लिखिए। तो दोनों ही चीज़ें आपको समझते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर इसको डेफिनेशन को जब लिखोगे तो किस तरीके से आप इसको फ्रेम करोगे वो आपको समझा देते हैं। इसको समझिए कि कार्यालय आदेश जो है वो शासकीय पत्र व्यवहार का वह विशिष्ट रूप है जिसके माध्यम से किसी कार्यालय अथवा सरकारी संस्थान अथवा कोई व्यापारिक संस्थान जो है उसमें एक वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभिन्न सेवा संबंधी मामलों में पत्र लिखता है। यही चीज़ मैंने आपको समझाई थी कि किसी भी ऑफिस में जब एक वरिष्ठ अधिकारी अपने से अधीनस्थ यानी कि अपने से नीचे सभी अधिकारियों और कर्मचारियों तक किसी बात को पहुंचाना चाहता है तो उसके लिए वो लिखता है ऑफिशियल ऑर्डर। अब ये मामले कौन कौन से हो सकते हैं, क्या क्या ऐसी बातें हैं जो कि वो अपने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को बताना चाहता है? वो है फॉर एग्ज़ाम्पल वो है नए पदों की स्वीकृति। दूसरा है वित्तीय स्वीकृति। जैसे मान लो कोई नया पद बनाया गया है तो सीधी सी बात है, अगर कोई नया पद बना है तो ऑफिस के सभी लोगों को पता होना चाहिए ना। ठीक है, अगर कोई वित्तीय स्वीकृति, कोई फाइनेंस की स्वीकृति हो गई है तो वो चीज़ भी सभी को पता होना चाहिए। या फिर अवकाश की स्वीकृति, ये भी इसमें हो जाएगा। इसके अलावा आ जाता है अनुशासनिक मामलों आदि की सूचना विषयक संदेश, प्रतिदिन के कामकाज से संबंधित कोई जानकारी है। तो ये सब कुछ ये सारे जो टॉपिक हैं इनके पर्पस से ऑफिशियल ऑर्डर को लिखा जाता है, कार्यालय आदेश को लिखा जाता है। अब इसमें जब फाइनली आपसे कभी पूछा जाएगा कि कार्यालय आदेश होता क्या है तो गलती से, जानते हो अभी तो आप इस चीज़ को समझ रहे हो, आपसे गलती क्या हो जाएगी, आपको जब लंबे समय बाद 2-3 महीने बाद अचानक से कोई पूछेगा
तो आपके मन में बस ये कन्फ्यूज़न आएगा कि यार ये नहीं समझ में आ रहा है कि कार्यालय आदेश एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस के लिए लिखा जाता है कि एक ऑफिस के अधिकारी से दूसरे ऑफिस के अधिकारी के लिए लिखा जाता है कि एक ऑफिस के अधिकारी से अपने ही डिपार्टमेंट के सभी अधिकारियों के लिए लिखा जाता है। यही मेन पॉइंट है। अगर इस पॉइंट को आप नहीं लिखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। मुद्दे की बात वही है। तो वहाँ पर आप लिख कर आओगे कि ऑफिशियल ऑर्डर लिखा जाता है एक अधिकारी के द्वारा दूसरे अधिकारी को, तो आपके मार्क्स वहाँ पर कट जाएंगे। मेन मुद्दा आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि मेन मुद्दा क्या है कि कार्यालय आदेश शासकीय पत्र का वह विशिष्ट रूप है जिसका प्रयोग किसी कार्यालय के अथवा संस्थान के आंतरिक प्रशासन संबंधी, यानी कि किसी भी ऑफिस के इंटरनल प्रशासन से संबंधित होता है, क्योंकि उसी विभाग का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो अपने से छोटे यानी कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को वो पत्र लिखता है, ऑफिशियल ऑर्डर। तो ये आपको मेन पॉइंट ये समझना है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम इसकी विशेषताएं बताएं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कार्यालय आदेश से आप समझते क्या हैं और इसकी विशेषताएं बताइए। तो समझते क्या है वो आप समझ चुके हैं, और कोशिश करोगे जो चीज़ मैं ये पढ़ा रहा हूँ अगर इसको केवल पढ़ोगे तो फ़ायदा नहीं मिलेगा। इसको लिखिए, पेन और पेपर लेकर इसको, जितनी भी चीज़ें मैं आपको लिखा रहा हूँ बता रहा हूँ उसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करो। अब कार्यालय आदेश की विशेषताएं क्या हैं? विशेषताओं में हमको वही सारे पॉइंट्स लिखने होते हैं, जैसे कि ये किसके लिए लिखा जाता है। तो यह अधिकारियों और कर्मचारियों दोनों के लिए लिखा जाता है। ठीक है। इसकी भाषा और शैली कैसी होती है? इसकी भाषा सूचना परक और शैली अन्य पुरुष की होती है। सीधी सी बात है, हमें सूचना पहुंचानी है तो इसकी भाषा जो होगी वो सूचना परक होती है। अब एक और पॉइंट हम लिख सकते हैं कि इस कार्यालय आदेश को किन मामलों में लिखा जाता है। तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं? तो सीधी सी बात है, पहली लाइन तो आपको यही लिखनी है कि ओवरऑल ये किसी भी विभाग, किसी भी ऑफिस के आंतरिक प्रशासन के लिए लिखा जाता है। जैसे कि नए पदों में भर्ती, ठीक है, नए पदों की बढ़ोतरी, वित्तीय स्वीकृति, अनुभाग के किसी भी कर्मचारी का अगर ट्रांसफ़र किया जाता है या फिर कोई नया एम्प्लॉय उस डिपार्टमेंट में काम करने आता है, तो सीधी सी बात है सभी को उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए ना। वो हो गया। इसके अलावा अधिकारियों या अनुभागों के बीच कार्य का बंटवारा, अवकाश की स्वीकृति, अनुपालन संबंधी मामलों का निपटारा, किसी कर्मचारी को अगर कोई चेतावनी देनी है तो वो, अपील पर किया गया निर्णय, चरित्र पंजी में भत्सनात्मक उल्लेख, दक्षता रोक पार करने की सूचना। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आपको शायद अभी समझ में ना आ रहा हो, लेकिन हिंदी लैंग्वेज में जो ये शब्द हैं वो हिंदी मीडियम वाले भी कई बच्चों को नहीं समझ में आते हैं। अभी मैं आपको शब्दावली वाली जब प्रोसेस बता दूंगा, पूरा चैप्टर पढ़ा दूंगा, तो जितने भी किसी भी सरकारी पत्र को लिखने में जितने भी क्रिटिकल वर्ड्स हैं वो पूरे के पूरे शब्द मैं आपको करवा दूंगा अगली क्लास में, तो आपको ये सारे शब्दों का मतलब भी समझ में आ जाएगा। अब देखो, कार्यालय आदेश की विशेषता के बाद में एक तीसरा पॉइंट आता है कि कार्यालय आदेश का प्रारूप क्या होता है। तो इसका प्रारूप मैं आपको बताने से पहले, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी बताया था कि किसी भी कार्यालय आदेश लिख रहे हो या फिर शासकीय पत्र लिख रहे हो, अर्ध शासकीय पत्र लिख रहे हो, उसके जो प्रारूप है उस पूरे प्रारूप को विशेषता में लिख सकते हो कि सबसे पहले इसके कार्यालय का नाम होगा। तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि सबसे पहले इसके कार्यालय का नाम होगा, उसके नीचे पत्र संख्या लिखी जाएगी, उसके नीचे स्थान पर तिथि अंकित किया जाएगा, डेट लिखी जाएगी, प्रारूप के मध्य में कार्यालय आदेश लिखा जाएगा। यानी कि अगर आपको इसका प्रारूप अच्छे से पता है तो इसकी विशेषता आप लिख सकते हो। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ यही तो इसकी विशेषताएं भी हैं। तो विशेषता वाले सेक्शन में आप चाहें तो इसके प्रारूप में स्टेप बाय स्टेप लिख सकते हो कि भाई सबसे पहले कार्यालय का नाम लिखा जाएगा, फिर आधिकारिक संख्या लिखी जाएगी, स्थान लिखा जाएगा, दिनांक लिखी जाएगी, फिर प्रारूप को फॉर्मेट दिया जाएगा, लिखा जाएगा अपनी बात को, लास्ट में हस्ताक्षर होंगे, पदनाम लिखा जाएगा, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं।
तो अभी हम इस फॉर्मेट को देख रहे हैं, इस फॉर्मेट को अच्छे से सभी लोग समझ लें, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लें। ये है कार्यालय आदेश का प्रारूप। तो ये प्रारूप आपको बनाना होता है और यहाँ पर जो ये डॉट डॉट बना रखे हैं ये फिल इन, ये अभी ब्लैंक रखा गया। जब किसी के लिए हम कार्यालय आदेश लिखेंगे तो यहाँ पर हमें वो चीज़ें लिखनी होती हैं। तो कार्यालय आदेश का प्रारूप जब आपसे लिखने को पूछेगा तब आपको इसी तरीके से लिखना है। और अगर पूछे कार्यालय आदेश का एक उदाहरण दीजिए तब आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ लिख कर उदाहरण देना पड़ेगा। तो कार्यालय आदेश में सबसे पहले तो कार्यालय का नाम, जैसे मान लो स्वास्थ्य विभाग हो गया, लोक सेवा आयोग हो गया, ये सब लिखना है। फिर कार्यालय आदेश संख्या, तो इसको लिख देंगे सा, कार्यालय आदेश संख्या। यहाँ पर लिख देंगे जैसे 28 2024 कुछ इस तरीके से आदेश संख्या हो गई। फिर इसकी दिनांक लिखनी, स्थान लिखना है, दिनांक लिखना है। फिर अपनी पूरी बात को लिखना है। जैसे मान लो किसी भी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र अगर किया जा रहा है तो इसमें आपको लिखना होगा पूरा कि श्री सुरेश चंद्र जी का ट्रांसफ़र स्वास्थ्य विभाग से लोक निर्माण विभाग में किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से पूरा मैटर आपको लिखना पड़ेगा और लास्ट में हस्ताक्षर, नाम और पदनाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो इस तरीके से कार्यालय आदेश का प्रारूप लिखा जाता है। अगर आपसे एग्जाम्पल देने को बोलेगा तो ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लिखोगे तब आपको पूरा मैटर लिखना पड़ेगा, तब आप प्रारूप की तरीके जगह छोड़ोगे नहीं। तो यहाँ पर देखो कार्यालय आदेश संख्या सबसे ऊपर लिख दी। फिर विभाग का नाम उत्तर प्रदेश सचिवालय, प्लेस लखनऊ, दिनांक 21 नवंबर 2024, ये इसकी दिनांक हो गई। बीच में लिख देंगे कार्यालय आदेश सबसे सेंटर में। अब अपनी बात को लिखते हैं। उत्तर प्रदेश सचिवालय में चतुर्थ पदक्रम के अधिकारी के रूप में नियुक्त श्री सुरेश चंद्र गुप्ता जी को पद वृद्धि, यानी कि उनका जो पद है उसको बढ़ा दिया गया है, करके नए वर्ष से यानी कि 1 जनवरी 2025 से विधि विभाग में अनुभाग अधिकारी बनाया गया है। यानी कि किसी के पदोन्नति से रिलेटेड एक कार्यालय आदेश हमने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, नीचे नाम लिख देते हैं जिस अधिकारी ने लिखा है, कमल कुमार अवर सचिव। और इसकी प्रतिलिपि जो है ये विभाग के सभी वरिष्ठ अधिकारियों कर्मचारियों को भेजा जाता है। तो लिखा है, कुछ बड़े अधिकारियों का हम नाम लिख देते हैं, श्री राजीव कुमार, श्री रमेश त्यागी बड़े अधिकारी हो गए, और विभाग के सभी अधिकारियों और अनुभाग ये लिख दिया। इसका मतलब है सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के पास में भी ये सूचना पहुंच गई। तो सीधी सी बात है कि एक सूचना का प्रसारण है कि सूचना को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसका एक तरीका होता है। ये हमने यहाँ पर समझ लिया। आपकी बेहतर समझ के लिए हमने आपको एक और एग्जाम्पल के माध्यम से इन चीज़ों को भी समझा रखा है। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, सेम टू सेम कार्यालय आदेश आपको लिखना है। तो सबसे पहले तो कार्यालय आदेश संख्या आपको लिखनी पड़ेगी। तो यहाँ पर देखो लिखिए कार्यालय आदेश संख्या, ये हो गई। ठीक, उसके बाद में विभाग का नाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग हो गया, जगह लखनऊ हो गई, दिनांक 21 नवंबर 2024 हो गया। फिर सेंटर में आपको बिल्कुल लिख देना है कार्यालय आदेश। ये सब सारी चीज़ें आपको लिख लिख कर प्रैक्टिस करनी है, तब तक नहीं सीख पाओगे जब तक लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं करोगे। अब नीचे लिखना है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को सूचित करता है कि होली के पावन अवसर पर 31 मार्च 2024 को आयोग एक होली मिलन समारोह का आयोजन कर रहा है। अतः उक्त तिथि को कार्यालय के सभी अधिकारियों को सभी को उपस्थिति अनिवार्य है। सीधी सी बात है कि अगर किसी डिपार्टमेंट में होली मिलन समारोह आयोजित किया जाना है तो सीधी सी बात है डिपार्टमेंट के सभी लोगों को मालूम तो होना चाहिए। और जब उनको मालूम होना चाहिए तो ऐसा नहीं है कि ऑफिस में अनाउंस कर दिया या किसी को बता दिया, नहीं, किसी भी ऑफिस में प्रॉपर पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि भाई विभाग के सभी अधिकारियों को कर्मचारियों को होली मिलन समारोह में उपस्थित रहना है।
ठीक है। या फिर 15 अगस्त से पहले भी कई बार गैदरिंग की जाती है कि 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा, तो सभी लोग उपस्थित रहेंगे, अनिवार्य रहती है। तो इस तरीके से फिर इधर भेजने वाले अधिकारी का नाम और विभाग के बड़े अधिकारियों का नाम, और इनको इस तरीके से टैग किया जा सकता है। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अभी दोस्तों लेटेस्ट पैटर्न की अगर बात करें तो कभी कभी क्या होता है कि आपसे कार्यालय आदेश होता क्या है, उसकी विशेषताएं क्या हैं, उसका प्रारूप बताइए, उसके एक एग्जाम्पल देकर समझाइए, ये सब तो पूछा ही जा रहा था समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। और कभी कभी आपको ये भी पूछ लिया जाता है कि बताओ, एक होता है ऑफिशियल ऑर्डर यानी कि कार्यालय आदेश, और अधिसूचना नोटिफिकेशन में क्या अंतर होता है। आपने देखा होगा जब भी जैसे आरओ का फॉर्म भरते हो, बीईओ का फॉर्म भरते हो, यूपीपीएससी का फॉर्म भरते हो, तो एक नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है। तो उस नोटिफिकेशन में और ऑफिशियल ऑर्डर यानी कि कार्यालय आदेश में डिफरेंस क्या है वो समझना है। तो समझते हैं कार्यालय आदेश और अधिसूचना में डिफरेंस। तो यहाँ पर लिखें कार्यालय आदेश और दूसरी तरफ लिखेंगे अधिसूचना। तो सबसे पहला पॉइंट है, कार्यालय आदेश का उद्गम कार्यालय के उच्च प्राधिकारी के स्तर पर होता है, जबकि जो नोटिफिकेशन है इसका उद्गम मतलब ओरिजिनेशन, ओरिजिनेट कहाँ से होता है, वो प्रशासन के सर्वोच्च अधिकारी के द्वारा होता है। कोई भी विभाग है, जैसे मान लो लोक सेवा आयोग की वैकेंसीज निकलनी है, तो सीधी सी बात है जो नोटिफिकेशन है वो तो सबसे बड़े अधिकारी के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। लेकिन जो ऑफिशियल ऑर्डर है वो किसी एक विभाग या फिर सब विभाग, मतलब विभाग से छोटा जो विभाग होता है वहाँ के बड़े अधिकारी जो है अपने नीचे के सभी अधिकारी को जानकारी दे सकता है। ये बेसिक सबसे बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में। कार्यालय आदेश का अनिवार्य अनुपालनार्थ जारी किया जाता है, यानी कि इसका पालन करना है। मान लो बोल दिया गया कि सबको 15 अगस्त में झंडा फहराया जाएगा, इकट्ठा होना है तो होना है। जबकि अधिसूचना यानी कि नोटिफिकेशन मात्र सूचनार्थ जारी किया जाता है। भाई नोटिफिकेशन जारी किया गया, अब आप फॉर्म भरें चाहे ना भरें ये आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, इसमें कोई दूसरा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। फिर है कार्यालय आदेश का प्रभाव केवल संबंधित कार्यालय के अधीनस्थों तक ही होता है। सीधी सी बात है, जिस ऑफिस के लिए वो रिलीज़ किया गया होगा उसी ऑफिस के लोग तो शामिल होंगे, कोई दूसरे ऑफिस को क्या मतलब है। जबकि जो अधिसूचना है इसका प्रभाव जनसाधारण यानी कि जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाता है इसका प्रभाव तो भाई पूरे हर जगह पहुंचता है ना, पूरे समाज में। कार्यालय आदेश उल्लंघन की दशा में दंडनीय होता है, यानी कि इसमें दंड दिया जा सकता है। जबकि अधिसूचना में मान लो निकला है कि आपको फॉर्म भरना है, अब फॉर्म भरो ना भरो इसके लिए कोई आपको पनिशमेंट थोड़ी ना मिलेगी, वो तो अपनी इच्छा के ऊपर है। ठीक है। कार्यालय आदेश विभाग अनुभाग अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है, जबकि अधिसूचना आमतौर पर प्रेसिडेंट या फिर राज्यपालों के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं जो आपको लिख कर प्रैक्टिस करनी है। अब पत्राचार के एक और नए टॉपिक की हम शुरुआत कर रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है परिपत्र। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना क्योंकि बारीक सा डिफरेंस है, छोटी सी बातें हैं, प्रारूप लगभग सेम रहता है, थोड़ा बहुत बदलाव आता है। उन्हीं थोड़े बहुत बदलाव को अगर नहीं समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो टॉपिक है हमारा परिपत्र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सर्कुलर। अक्सर आपने सुना होगा कि एक सर्कुलर रिलीज़ किया गया। सर्कुलर क्या होता है? देखो सर्कुलर बिल्कुल कार्यालय आदेश से मिलता जुलता है, इसमें बहुत बारीक डिफरेंस है। जैसे मान लो कहा गया कि 15 अगस्त को झंडा फहराया जाएगा और आप सभी लोगों का आना अनिवार्य है, यानी कि वहाँ पर एक बाध्यता दिखाई जा रही है कि भाई आपने कोई चीज़ लिखी और उसके उत्तर में आपको आना पड़ेगा, यानी कि वहाँ पर एक भावना छिपी हुई है कि आपका आंसर भी हमें चाहिए, उत्तर चाहिए। लेकिन सर्कुलर एक तरीके से सिर्फ सिंगल डायरेक्शन जानकारी का प्रवाह है, यानी कि किसी भी अधिकारी के द्वारा अपने विभाग के सभी छोटे अधिकारियों और कर्मचारियों को एक जानकारी साझा करना है, केवल जानकारी साझा करना है।
ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी अभी इन दोनों का प्रॉपर डिफरेंस क्या होता है वो भी हम समझेंगे। अब जैसे कि किसी भी ऑफिस में बहुत सारी ऐसी सूचनाएं होती हैं जो समय समय पर प्रसारित होती रहती हैं। हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई सूचना जो है सभी विभागों तक पहुंचाई जाती है। अब इसको शब्दों में कैसे लिखोगे? देखो, लिखना है जिन पत्रों के माध्यम से सूचनाओं और आदेशों को प्रसारित किया जाता है उन्हें हम सर्कुलर या फिर परिपत्र कहा जाता है। परिपत्र को इंग्लिश में सर्कुलर कहते हैं। ठीक है, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं किसी भी ऑफिस में यानी कि प्रत्येक कार्यालय में प्रायः कई सूचनाएं, आदेश प्रसारित होते रहते हैं और वे सूचनाएं और आदेश जो सभी अधीनस्थ यानी कि उससे छोटे अधिकारियों कर्मचारियों से संबंधित होते हैं वे परिपत्र के माध्यम से भेजे जाते हैं। यानी कि वो सभी सूचनाएं जो कि विभाग के सभी अधिकारियों मतलब ऑफिस में सबको वो बात पता चल जाए तो सबके लिए वो पत्र लिख दिया जाता है। सर्कुलर एक रिलीज़ कर दिया, वो सबके लिए हो गया। जिन पत्रों के द्वारा सूचनाएं एवं आदेश प्रसारित किए जाते हैं उन्हें परिपत्र कहा जाता है। जैसे कि किसी बैठक में लिए गए निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए परिपत्र जारी किया जाता है। सीधी सी बात इसको समझिए, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। मान लो कोई एक ऑफिस है, उसमें एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में कुछ निर्णय लिए गए कि भाई हम अपने ऑफिस में ये नए नए रूल जो है वो अप्लाई कर रहे हैं या कुछ बदलाव कर रहे हैं। अब वो सीधी सी बात है, बैठक में जो डिस्कस हुआ वो उस बैठक में पूरे विभाग के सभी अधिकारी भाई अलग अलग ऑफिस में हैं। मान लो कोई कानपुर में पोस्टेड है, कोई लखनऊ में पोस्टेड है, कोई प्रयागराज में पोस्टेड है, एक ही विभाग के लोग, उन तक वो जानकारी कैसे पहुंचेगी? तो एक सर्कुलर रिलीज़ कर दिया गया जिसके माध्यम से उस बैठक में क्या क्या हुआ, क्या क्या डिसीजन लिए हुए वो सभी तक आराम से पहुंच गए। ठीक है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल यदि शासन स्तर पर अनुसूचित जातियों के प्रतिनिधित्व संबंधी कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया और शासन अपेक्षा करता है कि उक्त नीतियां जो हैं समस्त विभागों तक पहुंच जाए तो एक सर्कुलर वो रिलीज़ कर देगा जिसके माध्यम से ये जानकारी सब तक पहुंच पाएगी। अब एक चीज़ समझना, किसी भी विभाग के सभी छोटे बड़े अधिकारियों कर्मचारियों तक अगर किसी बात को पहुंचाया जा रहा है तो ये काम अगर देखो ऑफिस के सभी लोगों को वो बात पता चल जानी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इसका परिपत्र का सबसे बड़ा वो होता है कि सबको वो बात पता चल जाए। यानी कि जब इस परिपत्र को लिखा जाएगा तो छोटे बड़े सभी अधिकारियों को, सभी कर्मचारियों को, सभी विभाग के लोगों को ये सब रेफरेंस में नीचे लिखा जाता है कि सबके पास जाएगा। तो जो हम पीछे पढ़ चुके हैं शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप, ये हम पहले पढ़ चुके थे। अगर ये भी अनेक परिस्थितियों यानी कि बहुत लोगों को भेजा जाए, सभी कर्मचारियों को, सभी विभाग के अधिकारियों को, तो उसको भी हम परिपत्र कह सकते हैं, कहा जा सकता है। ठीक है, अतः आवश्यकता अनुसार परिपत्र, शासकीय पत्र, कार्यालय ज्ञाप तीनों के रूपों में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब हम बेसिकली दो चीज़ों में डिफरेंस समझना चाह रहे थे कि सर परिपत्र और इससे पहले जो आपने टॉपिक पढ़ाया था कार्यालय आदेश, उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो इसका उद्देश्य केवल सूचना देना है किंतु किसी प्रकार के उत्तर की अनिवार्यता या अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन जो आदेश होता है इसमें उत्तर की अपेक्षा करी जाती है। यही चीज़ मैंने आपको समझाया था कि इसमें केवल सूचना यानी कि सबको वो बात पता चल जाए ये छिपा होता है, और इसमें ऐसा नहीं कहा नहीं जाता है लेकिन उसके भाव में वो चीज़ छिपी हुई होती है। और इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें आंसर क्या है, मतलब उत्तर क्या है, उत्तर की अपेक्षा करी जाती है कि यहाँ पर उत्तर भी हमें प्राप्त हो जाए। अब जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था कार्यालय आदेश में कि कार्यालय आदेश को अगर किसी का ट्रांसफ़र हुआ है, किसी नए एम्प्लॉय का उस ऑफिस में आना हुआ है, किसी पदों की संख्या में बढ़ोतरी करनी है, किसी ऑफिस में कुछ और काम, तो वो उन सब चीज़ों के लिए लिखा जाता था। लेकिन परिपत्र, सर्कुलर, इसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है
नियमों या अनुदेशों की आवश्यकता अनुसार सामान्य रूप से सूचित करना, मतलब सूचना को पहुंचाना। ठीक है। एक व्यवसाय की स्थापना करना, कोई नई शाखा खोलना, मान लो एक कोई बैंक है या फिर मान लो कोई ऑफिस है, वो अपना नया विभाग खोल रहा है, तो इसमें कोई क्या किसी को फोर्स होगा। मान लो एक लोक निर्माण विभाग है, ठीक है, और वो चाहता है कि लखनऊ में भी अपना एक ऑफिस खोल ले, कानपुर में भी अपना एक ऑफिस खोल ले, तो अलग अगर कोई ब्रांच वो ओपन कर रहा है, तो इसमें क्या वो किसी से उत्तर की भाव रख रहा है, किसी से कोई उत्तर थोड़ी नहीं चाह रहा है, वो तो अपने सभी अधिकारियों को बताना चाह रहा है कि हम अपना एक नया ऑफिस यहाँ पर खोल रहे हैं, यानी कि सिर्फ सूचना देना यहाँ पर उद्देश्य है। परिसर में परिवर्तन, ठीक है, कि जैसे मान लो कोई एक ऑफिस है जो कहीं पर चलाया जा रहा है, वहाँ पर सुविधा नहीं बन रही थी, वहाँ से ट्रांसफ़र करके दूसरी जगह ऑफिस को चलाया जा रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है कि परिसर में परिवर्तन के लिए भी सर्कुलर लिखा जाएगा। किसी व्यवसाय को लेना या बंद करना, व्यापार का विघटन या एकीकरण, कर्मचारी की नियुक्ति, छुट्टी या फिर सेवानिकृत, एक भागीदार की प्रवेश या मृत्यु, बोनस जारी करना, शेयर धारकों को सही शेयरों की पेशकश। तो ये सब इसकी विशेषताएं, मतलब ये सब वो हैं जिनके लिए उद्देश्य हैं, परिपत्र किस लिए लिखा जाता है, और इसी चीज़ से आपको बेसिक डिफरेंस भी मालूम चलेगा। अदरवाइज़ आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे कि सर कार्यालय आदेश और परिपत्र, शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, सर हमको समझ में नहीं आ रहा है कि इनमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि इसको लिखा किस लिए जा रहा है, तो ये सब इसके उद्देश्य हो जाएंगे। अब इसकी विशेषताएं, पहली विशेषता तो इसकी यही हो जाएगी कि उच्च कार्यालय के द्वारा अपने अधीनस्थ कार्यालयों को भेजा जाता है। ठीक है। परिपत्र में एक ही विषय होता है, संबोधन नहीं होता है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। इसकी भाषा आदेशात्मक होती है, औपचारिक शैली में लिखा जाता है। ठीक है, तो वही नॉर्मल से पॉइंट है जो हम अभी तक पढ़ते आए थे। अब ये जो सर्कुलर है इसका प्रारूप भी समझ लेते हैं। इसका प्रारूप ये है कि सबसे पहले तो भेजने वाले का डिटेल, प्रेषक, यहाँ पर आपने प्रेषक, और प्रेषक का नाम, पद, शासकीय पता। ठीक है, इस तरफ लिखा जाएगा परिपत्र संख्या, सेवा में जिसको लिखा गया, समस्त पद, शासकीय पता, विभाग का नाम, स्थान, इस तरफ दिनांक, उसके बाद में विषय, किस विषय के लिए लिखा गया है। फिर महोदय से बात की शुरुआत करेंगे और जो बात अपनी लिखनी है वो पूरी बात यहाँ पर लिखी जाएगी। नीचे संलग्न कुछ करना हो तो वो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे भावधीय, हस्ताक्षर करेंगे, पद नाम, नाम, ये सब लिखकर प्रतिलिपि और आज्ञा से इस तरीके से लिखकर इसको समाप्त कर देंगे। तो ये परिपत्र है, परिपत्र का प्रारूप है। अगर आपसे पूछा जाए तो आप इस तरीके से एग्जाम्पल देकर इसको समझा सकते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल देकर अगर इस चीज़ को समझाना चाहें तो बहुत आसानी से इसको हम समझा सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बनेगा, लोक निर्माण विभाग द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त मुख्य अभियंता को प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने संबंधी कार्य योजना के संदर्भ में एक परिपत्र लिखिए। तो शुरुआत कर देते हैं। सीधी सी बात है, जैसा कि अभी हमने आपको इसके प्रारूप में समझाया था। इस तरफ लिख दिया परिपत्र संख्या, ठीक है। प्रेषक पूरन चंद तिवारी एक सचिव हैं लोक निर्माण विभाग में उत्तर प्रदेश में, वो लिख रहे हैं। किसको लिख रहे हैं? समस्त मुख्य अभियंता उत्तर प्रदेश सरकार को। अनुभाग और दिनांक, जगह का नाम लिख दिया। अब अपनी बात पूरी लिखनी है। जैसे कि विषय हो गया प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाए जाने संबंधी कार्य योजना के संदर्भ में। महोदय, उक्त विषय के संबंध में यह निर्देश करना है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राज्य की सभी सड़कों को 29/12/2025 तक गड्ढा मुक्त बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत सभी राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, जिला तथा ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों पर आच्छादित है और इसको समय समय पर चिन्हित करके गड्ढा मुक्त बनाए जाने का प्रयास करें। अगर कुछ हमें संलग्न करना है तो लिख दें उक्त योजना संदर्भित दिशा निर्देश की छायाप्रति, यानी कि कैसे वो गड्ढा मुक्त होगा, उसका जो
लेखा जोखा है, डिटेल्स है, वो इसमें आपने संलग्न कर दी। इस तरफ भवदी हस्ताक्षर नाम सचिव। इस तरीके से ये इसका पूरा प्रारूप हो जाएगा। जितनी भी चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं इसको लिख लिख कर प्रैक्टिस करोगे तभी इसको समझ पाओगे। अदरवाइज़ अगर केवल वीडियो देखते चलोगे तो आप लंबे समय तक इसको याद नहीं कर पाओगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो व्हाट्सएप पर मेरे नंबर पर लिख कर भेज देना कि सर हमें मेंस की क्लासेस बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू सो मच गाइस।